हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी बहुत सारे लोग का एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा होगा। मे बी कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका एग्ज़ाम हो गया होगा जो पिछली शिफ्ट हुई। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है आपका 5 जून से स्टार्ट हो गया है और लगभग 24 जून तक आपका ये एग्ज़ाम चलने वाला है। तो 24 जून तक में आपकी जितनी भी शिफ्ट रहने वाली है वो किस तरह से रहने वाली है, क्या पिछली जो शिफ्ट हो गई हैं उसके अकॉर्डिंग ही रहने वाली है, या फिर बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, लेवल अप हो सकता है या डाउन हो सकता है, क्या कुछ पॉसिबिलिटी है, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। और अगर आपका एग्ज़ाम हो गया होगा हो गया है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है। और अगर नहीं है तो फिर ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ में आएगा और एक जो अब तक का मिथ रहा है एनटीपीसी को लेके, एग्ज़ाम को लेके या लेवल को लेके, टाइम मैनेजमेंट को लेके, वो सारी चीज़ें भी आपकी दूर हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं थोड़ा सा लेट हूँ ये वीडियो अपलोड करने में। रीज़न ये था कि मेरे घर में फंक्शन था, आप लोगों ने देखा होगा शॉर्ट्स वगैरह, तो उसमें मैं आपको लेट हो गई थी थोड़ा अपडेट देने के लिए। अभी मैं पूरा फ्री हूँ और अब मैं फोकस कर रही हूँ कि क्या चीज़ें इसमें एनटीपीसी में हो रही हैं और किस तरह से पेपर पैटर्न वगैरह आपके बन रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज आपका जो अब तक की शिफ्ट है, जैसे कि 5 जून, 6 जून, 7 जून, ये सारी जो आपकी शिफ्ट हुई हैं उसमें आपका पेपर पैटर्न कैसा रहा है। तो लगभग आपका जो 5 जून का पेपर पैटर्न आया था सेम वही आपका 6 और 7 में भी देखने को मिला है। थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा है। रीज़न ये रहा है कि इनका पेपर का जो लेवल है वो इन्होंने सेम ही रखा है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखा है। इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपको नॉर्मलाइजेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पेपर का पैटर्न अगर सेम रहेगा तो नॉर्मलाइजेशन भी आपका बहुत लो एंड हाई ऐसा नहीं होगा आपका, मतलब एक सही तरीके से आपका नॉर्मलाइजेशन भी उसमें देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ सबसे बड़ी है। और सेकंड जो मैं शॉर्ट्स वगैरह अपना जो देख रही थी तो उसमें कमेंट आ रहे थे कि टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है, टाइम आपका ज़्यादा हो जा रहा है और क्वेश्चंस आपके छूट जा रहे हैं, आप क्वेश्चन में पहुंच नहीं पा रहे हैं, सारे क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो देखिए सबसे बड़ा इसमें जो आपका वीक पॉइंट ये है कि अगर आपने प्रॉपर मॉक टेस्ट नहीं दिया है, क्योंकि मॉक टेस्ट जो होता है वो केवल आपके क्वेश्चन को ही नहीं, वो आपके टाइम को भी सिखाता है कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर मॉक टेस्ट देना जरूरी था, जो कि आपको वीक में जब आपका एग्ज़ाम पास में आ गया था तो आपको हफ्ते में 3 से 4 मॉक टेस्ट जरूर से ज़रूर देना चाहिए। इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। और सेकंड ये है कि जिनका आने वाले डेज में है उनको तो अभी से ही देना चाहिए, उनको मतलब एक सैम्पल के थ्रू उनको देखना चाहिए कि हम टाइम मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं रीजनिंग और मैथ की अगर स्पेशली बात करें तो इसमें बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे देते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन वो ऐसा देंगे आपको जो आपको फंसाने वाले होंगे, और उसी में अगर आप उलझ गए तो बाकी के जो क्वेश्चंस जो आते रहते हैं आपको वो चीज़ें नहीं हो पाती है। तो इस पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है कि आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है, टाइम आपको अच्छे से वहाँ पे यूटिलाइज़ करना है। और ये देखना है कि आपके क्वेश्चंस छूटे ना, आप सारे क्वेश्चन तक पहुँचे। क्योंकि अगर आपके पेपर में 100 क्वेश्चन में अगर आपका क्वेश्चन छूट जाता है तो फिर आपके हारने के चांस वहीं से आ जाते हैं कि आपका क्वेश्चन ही छूट गया है। तो आप फिर वहाँ पे आप डिमोटिवेट भी हो जाते हैं और साथ ही साथ फिर आपके जो एक कट ऑफ में आने के चांसेस रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी जो आपका जो पेपर का लेवल आ रहा है, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस पे, उस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे कि वो किस तरह से आ रहा है। तो जो आपका रीजनिंग आ रहा है, अगर मैं उसमें बात करूँ तो देखिए रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट होता है कि उसमें मोस्ट ऑफ कैंडिडेट अच्छा कर लेते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर 30 क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो 28-29 क्वेश्चन तक पहुंच रहे हैं, आराम से पहुंच रहे हैं। और जो एक एवरेज कैंडिडेट है, मतलब जो एक एवरेज स्टूडेंट है, वो भी लगभग 24, 25, 26 क्वेश्चन तक पहुंच पा रहा है रीजनिंग में। क्योंकि रीजनिंग में क्वेश्चंस आपके सिटिंग अरेंजमेंट हो और तमाम ऐसे जो चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं वो काफ़ी आसान है। आसान इन द सेंस कि वो आप कर ले जाएंगे अगर आपने पढ़ा है तो। आसान उसी के लिए है जो पढ़ा है, जो पढ़ा ही नहीं है उसके लिए फिर क्या चीज़ें आसान और क्या टफ, उसके लिए तो सब बराबर है। तो जो कैंडिडेट अच्छे से पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़े हैं, वो रीजनिंग में अच्छा खासा कर रहे हैं। 28-29 तक मैं बात कर रही थी, एक दो ऐसे भी मेरे जानने वाले हैं जिन्होंने 28-29 तक क्वेश्चन करके वो आए हैं रीजनिंग में, तो उनका काफ़ी अच्छा रहा है। मैथ में भी उन्होंने अच्छा किया है, बट जीएस जो है वो उनको कहीं ना कहीं पीछे खींच दे रहा है। क्योंकि जीएस का आपके जो
पेपर होते हैं उसमें एक सब्जेक्ट ऐसा रखा ही जाता है जिसमें आपको थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो मैथ आपका ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कैलकुलेटिव हैं आपके, 2-4 क्वेश्चन हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स से भी हो सकते हैं, मेंसुरेशन से भी हो सकते हैं, एवरेज से भी हो सकते हैं। और एक एज वाला क्वेश्चन आ रहा है, मतलब रेशियो में जो एज का क्वेश्चन आता है मैथ में, वो क्वेश्चन थोड़ा सा फंसाने वाले आ रहे हैं। ये आपको चैप्टर पढ़ लेना है अच्छे से कि जो आपके एज से, मतलब आपने जो अनुपात समानुपात में आपका एज का भी क्वेश्चन बनता है, जिसमें पूछते हैं ना कि राम की उम्र इतनी है और श्याम की उम्र इतनी है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको दिक्कत हो रही है, तो वो चैप्टर आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी करंट जो है उसका बोलबाला रहा है, नो डाउट। करंट हमेशा आपके रेलवे के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में आपका करंट बहुत मैटर करता है। आपका स्टैटिक जीके और करंट दोनों चीज़ एक ऐसा मतलब पार्ट है कि अगर आप इसको मजबूत कर लेते हैं तो आप एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम में अच्छा अटेम्प्ट कर पाते हैं, क्योंकि दोनों में आपका स्टैटिक और करंट का बहुत अहम रोल होता है। तो करंट आपका 2025 का पूछा जा रहा है, 2025 में आपका मई तक का करंट पूछा गया है। मतलब आप सोचिए कि पेपर बनाने वाले ने आपको मई का करंट दिया है, आप अपने अगर एकदम तरोताज़ा आपने अपने दिमाग को नहीं रखा है तो फिर आप कहीं ना कहीं गच्चा खा जाएंगे। तो आपको करंट 2025 का तो बहुत ही बढ़िया पढ़ना है, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जो चीज़ें हुई हैं उसको। स्पोर्ट्स आपको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि स्पोर्ट आपके हर एक मतलब शिफ्ट है उसमें देखने को मिल रहा है। स्पोर्ट का क्वेश्चन आईपीएल का हो या फिर और भी तमाम खेल हैं उसके आपको देखने को मिल रहे हैं। तो मैथ और करंट की ये पोजीशन चल रही है। बाकी लोग एवरेज जो अटेम्प्ट की बात करते हैं ना कि कितना लोग अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना अटेम्प्ट करके आए या फिर वो स्टूडेंट कितना अटेम्प्ट करके आया। तो देखिए जो एवरेज स्टूडेंट, जैसे मैं बहुत सारी वीडियोस देख रही थी, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था तो मुझे पूरा देखना था कि कैसे क्या चीज़ें थी, तो मैं बहुत वीडियोस देख रही थी और तमाम ऐसे भी कैंडिडेट हैं, मतलब 4 से 5 लोग जो एग्ज़ाम दे के आए हैं और जिनसे मैंने बात की, जो एवरेज थे, जो अच्छे खासे थे पढ़ने में, जो एवरेज थे, दोनों लोग से मैंने बात की है। तो जो एक एवरेज स्टूडेंट है वो मैथ में 30 में से 22, 23, 24 ये ऐसे ही उसके सही हो रहे हैं, 21, 22, 23, 24 इससे ऊपर उसका नहीं सही हो पा रहा है एवरेज स्टूडेंट में। जो अच्छा स्टूडेंट है वो 26, 27 तक भी क्वेश्चन करके आए हैं। बहुत रेयर है कि 28, 29 करके आए हैं, लेकिन 27 तक मैंने देखा कि 27 क्वेश्चन तक लोग करके आए हैं। बाकी जीएस में अगर बात करें तो जीएस में थोड़ा सा लोग डाउन रहे हैं, क्योंकि 40 में से ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो 20 ही करके आए हैं, ऐसे भी हैं जो 25 करके आए हैं, 24 करके आए हैं, 26 करके आए हैं। लेकिन अगर सही पूछा जाए तो एनटीपीसी में इतना ज़्यादा आपका कंपटीशन है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि इतने क्वेश्चन करने पे आपको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलना है, जो जेन्युइन बात है, जो रियल बात है। क्योंकि 2019 का भी आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब तो 2025 आ गया है, कितना ज़्यादा और कंपटीशन बढ़ गया है इन 4-5 सालों में, 6 सालों में। तो पूरा ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है, पेपर पैटर्न पूरा एकदम चेंज हो गया है, वो चीज़ें अलग थी, ये चीज़ें अलग है। तो इसमें भी आपको ये देखना है कि आपको इससे बहुत अच्छा करके आना है। आपको जीएस में 30 क्वेश्चन के ऊपर जाना ही जाना है। रीज़न ये है कि अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर कट ऑफ में आप नहीं आ पाएंगे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और जो ये लोग बोल रहे हैं ना कि बहुत सारे लोग एब्सेंट हैं, बहुत सारे लोग नहीं आ रहे हैं, तो कोई मैटर नहीं करता है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, क्योंकि जो स्टूडेंट अच्छी खासी जिन्होंने तैयारी की है, अगर वो दूसरे ग्रह पे भी हैं तो भी वो एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने आएंगे। रीज़न ये है कि उन्हें कॉन्फिडेंस है, उनको जॉब चाहिए, वो एनटीपीसी के लिए आएंगे। जो एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं उनके रीज़न्स होंगे, बहुत सारे मे बी वो सिलेक्ट हो गए होंगे 60,244 में, या बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनकी तैयारी नहीं होगी तो वो इसलिए एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं। तो उनका कोई भी मैटर नहीं है कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ये बात अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि 50% एब्सेंट हैं, 40% एब्सेंट हैं या 45% एब्सेंट हैं, नो मैटर कि कितने लोग एब्सेंट हैं। जो प्रेजेंट है, सारा मसला उसी में है कि जो प्रेजेंट है वो किस तरह से अपनी तैयारी अपने जो है वो एग्ज़ाम को दे रहे हैं। बाकी कुछ मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता देती हूँ मैथ में और जीएस में, जो मैंने नोटिस किया कि ये आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना चाहिए जिनका आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है। मैथ में आपको एवरेज अच्छा खासा पढ़ लेना है, मेंसुरेशन भी पढ़ लेना है, और आपको ये जो माध्यिका है ये पढ़ लेना है, चार्ट और ग्राफ ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है।
सिंप्लीफिकेशन आपको अच्छे से पढ़ लेना है। सिंप्लीफिकेशन इसलिए पढ़ लेना है कि आपको कैलकुलेशन आपका बूस्ट हो। कैलकुलेशन अगर बूस्ट है तो आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी आंसर ले आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिंप्लीफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी आपको रेशियो में मैंने बताया ना कि एज का जो क्वेश्चन है वो आपको पढ़ लेना है। बाकी और चैप्टर्स तो आपको पढ़ने ही है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सारी चीज़ें जो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। अब जीके जीएस में रीजनिंग में बात नहीं करूँगी क्योंकि रीजनिंग ज़्यादातर लोग की कंप्लीट होती है, उसमें वो अच्छा अटेम्प्ट करते हैं, उनको रीजनिंग में टेंशन नहीं होती है। जीएस और जीके में आपको ये है कि आपको करंट बहुत अच्छा पढ़ना है। 2025 का करंट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेना है। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर पढ़ लेना है क्योंकि कंप्यूटर में आपके 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। मिनिमम आपके 4 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे, मतलब आपको 100 में से 40 में से 4 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर को देखने को मिलेंगे। जीएस के 40 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 4 क्वेश्चन आपके कम से कम कंप्यूटर के रहेंगे। 5 भी हो सकते हैं लेकिन 4 तो रहेंगे ही रहेंगे। लेटेस्ट स्पोर्ट्स का जो भी चल रहा है वो आपको पढ़ लेना है। कोई भी स्पोर्ट हो, क्रिकेट हो या तमाम आपके स्पोर्ट्स हैं तो उसमें से आपको पढ़ लेना है क्या चीज़ें हैं। बाकी आपकी जो नोट्स है आप उसको रिवीजन आप करते रहिए। स्टैटिक पे थोड़ा सा जोर दे लीजिए, कुछ भी जो स्टैटिक की चीज़ें हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए आने वाले शिफ्ट के लिए हेल्पफुल होगा। और मॉक टेस्ट देना बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। जिनका आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो मॉक टेस्ट ज़रूर से ज़रूर लगाते रहें। ठीक है, उनके लिए ये बेनिफिट होगा कि उनको टाइम मैनेजमेंट करने में हेल्प मिलेगी। और एक चीज़, आप अब टाइम मैनेजमेंट पे ज़्यादा जोर दीजिए। रीज़न ये है कि ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि हम टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो रेलवे में ये चीज़ बहुत आता है कि हम टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं क्योंकि उनका पैटर्न ही ऐसा सेट होता है कि अगर आपने थोड़ा सा भी उधर उसमें लूज़ किया है तो फिर आपके लास्ट में क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपके जो भी डाउट होंगे क्लियर होंगे। आपने अगर कर लिया है एग्ज़ाम तो आप कमेंट करिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। बाकी और भी अगर कुछ इस तरह के रिलेटेड कोई इशू होते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।